तो ये कक्षा 7 का नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय है समानता। और इसमें हम प्रमुख बिंदुओं को एक नज़र देखेंगे। पहला बिंदु है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। और भारत में लोगों को अनेक कारणों से असमानता का सामना करना पड़ता है, और वो धर्म, जाति, गरीब अमीर आदि के आधार पर पूरा विश्व में इस तरह का असमानता है। चाहे कितना भी विकसित देश क्यों न हो, कम और ज़्यादा इस तरह का भेदभाव होते रहता है। शुरू से ही एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग रहा है। और यहाँ पर है दलित क्या है? तो दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। और इस किताब में जो है वाल्मीकि जी ने एक किताब आत्मकथा लिखा है जिसका शीर्षक है जूठन। उसमें उन्होंने जातिगत भेदभाव को दर्शाया है। भारतीय संविधान में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में संबंध रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। तो समानता को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है। इनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू काम करने वाले नौकरानी तक को, सभी को एक जैसे कानून, सभी के लिए एक टाइप का ही कानून है। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकारी योजनाओं के द्वारा। और इस दिशा में उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले खाना खाने बच्चे घर जाते थे और वापस स्कूल नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी स्थिति में सुधार आया है। वे बताएं, जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम से कम सहायता मिली है को कम करने में सहायता मिली। यदि क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ भोजन करते हैं, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट बच्चे स्कूल आते थे और उस कारण उनका पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था।
यहाँ है भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य जो है वो नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन का को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये भीमराव अंबेडकर का कथन है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए जब बस से यात्रा करते समय बस में पीछे बैठना पड़ता था, तब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। और रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में अपनी एक सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार ने अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के अधिकारों पर भेदभाव निषेध कर दिया है। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में जाना नहीं पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। अब यहाँ पर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहला है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या जनसाधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व और निर्बलता या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 15 का कुछ अंश यहाँ पे दिया हुआ है। और लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसा समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते रहते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 15 का अंश पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है।
चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।